morning, students. Today we discuss about the blood cells as the WBCs. What is mean as the WBCs? White blood corpuscles or the white blood cells. Also, these are scientifically known as to be the leukocytes. What is mean as to be the leukocytes? Cytes means cells, but they are to be filled within as the nutritive substance as the food, glucose. वो अपने अंदर ग्लूकोज को भर के रखती है, यानी अपने अंदर एक न्यूट्रिटिव फूड को भर के रखती है. किसके लिए? टू हैव शोन एज द रेजिस्टेंस और इम्यून ऑफ आवर बॉडी. हमारे शरीर की रोग प्रतिकार शक्ति जिसे बोलते हैं, प्रतिकार करने की एबिलिटी को बनाने के लिए, या अदरवाइज हम बोलेंगे कि अपने आप में इम्यून शो करती है, यानी हमारे शरीर की एक खास प्रबल शक्ति को शोन करती है. सो मे बी कंसिडर्ड दैट द ल्यूकोसाइट्स. ओके, मे बी यहाँ पर मैंने एक छोटा सा चार्ट बना लिया है, बिकॉज WBC इज ऑल्सो कॉल्ड एज टू बी द पॉलीमॉर्फ्स. इन्हें पॉलीमॉर्फ्स भी कहा जाता है. पॉलीमॉर्फ्स का मतलब क्या था? पॉली मेनी, मॉर्फ्स का मतलब स्वरूप. ये हमारी शरीर में, हमारे ब्लड में होती है, और ब्लड में होने के बाद भी WBCs करके सिर्फ कॉमन टाइप की सेल्स, एक सिंगुलर सेम टाइप की सिमिलर टाइप की सेल्स करके नहीं पाई जाती. ये अपने आप में WBCs वाली होती है, कलरलेस या अपीयर करते. कोई लोग इन्हें वाइट कहता है. ओके, एक तो ये कलरलेस होती है, मे बी समटाइम्स सर्कुलर और इरेगुलर होती है, पर कंसिडरेशन में ये अपने अपने स्वरूप बदल देती है अकॉर्डिंग टू नेचर, अकॉर्डिंग टू बेसिक फंक्शन. यही WBC जो एक वाइट कलरलेस सेल होती है, जो न्यूक्लियस के साथ होती है, न्यूक्लिएटेड होती है, लेकिन जिस तरह का जो रोल प्ले करना है, जिस जगह प्रेजेंस होना चाहिए उसकी तरह वो अपने आप को मॉडिफाइड कर लेती है, चेंज कर लेती है, अपने स्वरूप को बदल देती है. इस वजह से कहा जाता है कि यही WBCs हमारी पूरी ब्लड में कितने प्रकार की मेनली पाई जाती है? 5 प्रकार की पाई जाती है. ना RBCs में ऐसा देखा जाता है, ना प्लेटलेट्स में ऐसा देखा जाता है. सिर्फ WBCs ही ऐसी है जो हमारे पूरे शरीर में मेनली 5 प्रकार की पाई जाती है. ओके, तो मे भी इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? पॉलीमॉर्फ्स. यहाँ ये अलग अलग स्वरूप में, पॉलीमेनी स्वरूप में पाई जाती है. ओके, पहले चार्ट थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे. WBCs अपने आप को मेनली 2 टाइप्स में ढाल देती है, 2 टाइप्स में डिवाइड करती है. एक कहा जाता है ग्रैनुलोसाइट्स और दूसरा कहा जाता है अग्रैनुलोसाइट्स. ग्रैनुलोसाइट्स का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स, सो स्मॉलेस्ट जस्ट डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स, और मे बी ग्रैन्यूल, दाने जैसे. ग्रैन्यूल्स आर टू बी प्रेजेंट इन देयर साइटोप्लाज्म. ये ऐसी WBCs होती है जिनकी WBCs में उनकी साइटोप्लाज्म में क्या होती है? ग्रैन्यूल्स होती है. तो डायग्रामेटिक स्केच में साइटोप्लाज्म हमने ब्लैक कलर की डॉट में दिखाए हैं और ग्रैन्यूल्स ग्रीन कलर की डॉट में दिखाए हैं. अगर अग्रैन्यूल्स का बात करते हैं तो मे बी अ का मतलब विदाउट, नो. तो ये ऐसी WBCs होती है जिनकी साइटोप्लाज्म में कोई ग्रैन्यूल्स नहीं होते. सो सिंपली कॉल्ड एज टू बी अग्रैन्यूल्स. देखो इनकी साइटोप्लाज्म ने हमने इस डायग्राम की स्केच में कोई ग्रीन कलर की डॉट यानी ग्रैन्यूल्स नहीं दिखाए हैं. सो देन अगेन ग्रैन्यूल्स और द ग्रैनुलोसाइट्स में बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू नेचर इन 3 टाइप्स. उनकी नेचर से फिर से वो 3 टाइप्स में बट जाती है. कैसे? वन हु कॉल्ड द न्यूट्रोफिल्स, अनदर वन हु कॉल्ड द बेसोफिल्स, और तीसरी है एसिडोफिल्स. ये वाइट होती है, ट्रांसपेरेंसी में होती है, कलरलेस होती है, हमारी आंखों में नजर नहीं आती, लेकिन हमारे आंखों में विजिबल करने के लिए मेनली इन्हें स्टेन किया जाता है. स्टेन, कलर किया जाता है. उस कलर के हिसाब से कौन सी इनके टाइप में, कौन सी इनकी टाइप की जो WBCs है, किस कलर से ये ढलती है, किस टाइप के कलर से ये अपने आप को कैरी ऑन करती है, कौन सी कलर को वो अपने आप में पकड़ती है. तो कहा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द pH. जिस कलर में जिस तरह की pH होती है, उस pH के आधार पर ये अपने अंदर उस कलर को एब्जॉर्ब कर लेती है, अपने अंदर उस कलर को हैवी कर लेती है, ले लेती है और उस कलर में नजर आती है. या न्यूट्रोफिल्स क्यों कहा जाता है? ये ऐसी WBCs होती है जो न्यूट्रल डाई में ही स्टेन होती है, यानी न्यूट्रल डाई को ही अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और उसी कलर में ही अपने आप को शोन करती है. यह हल्का सा पर्पलिश कलर में होता है. सो मे बी न्यूट्रोफिल्स न्यूट्रल डाई से किया जाता है, यानी इस स्टेन की pH कितनी होगी? 7 होगी. चलो, बेसोफिल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जब कलर किए जाते तो बेसिक जो डाई होती है, यानी एग्जांपल दिया मिथिलिन ब्लू, जिसकी एसिडिक ने सॉरी मे बी जिसकी कंसिडर टू pH ग्रेटर दैन द
8 और 7 या 8 से जब इसकी पीएच ज़्यादा होती है उस स्टेज से इसे रंगा जाता है। मैं भी कंसिडर एक एग्जांपल है कि मिथिलीन ब्लू से अगर इसे रंगा जाता है तो ये ब्लूइश कलर में हल्के से ब्लूइश या जिसे हम बोलेंगे टिंच ऑफ ब्लू में ये नज़र आती है। एसिडोफिल्स का मतलब है कि ये एसिडब्ल्यूबीसी है जो एसिड डाई से रंगी जाती है, यानी इसके डाई की पीएच कितनी हो चाहिए, मे बी लोअर दैन द 7, सो मे बी 6 और 5। एसिडिक डाई से मे बी इओसिन से रंगी जाती है, तो इओसिन से रंगी जाने के बाद इन्हें उस डाई की वजह से इओसिन से रंगी जाने की वजह से इन्हें इओसिन्स भी कहा जाता है या इओसिनोफिल्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इओसिनोफिल्स भी कहा जाता है। सो मे बी कंसीडर दैट पहली है न्यूट्रोफिल्स, दूसरी है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स को कभी कभी साइनोफिल्स कहा जाता है। साइनोन का मतलब ब्लू कलर में अपीयर होने वाली, इस वजह से साइनोफिल्स। एसिडोफिल्स जो इओसिन डाई से रंगी जाती है, इस वजह से इओसिनोफिल्स भी इन्हें कहा जाता है। ओके, अब इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये कि इनका जो न्यूक्लियस है, ये जो ग्रैन्युलोसाइट्स होती है इनकी न्यूक्लियस लोब्ड में होती है, यानी छोटी छोटी एक अकेली न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस अपने आप को छोटे छोटे लोब में बांट देती है। कैसे लोब में बांट देती है? तो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि पूरा एक न्यूक्लियस है, लेकिन इसने अपने आप को छोटी छोटी टुकड़ों में विभाजित करने की कोशिश की है, जो अपने आप से एक दूसरे में विभाजित नहीं हुए। एक न्यूक्लियस को मल्टी न्यूक्लियस में नहीं बदला, लेकिन अचानक से छोटे छोटे लोब में बदल गया। तो कहा जाता है कि न्यूट्रोफिल्स में इसकी पहचान यही होती है कि इसका न्यूक्लियस 2 to 7 लोब में होता है। हमने कितने दिखाया? 1 2 3 4 5 दिखाया। अलग अलग नोट्स में किसी में 3 नजर आएंगे, किसी में 2 भी नजर आ सकते हैं। कंसीडर दैट। तो कहा जाता है 2 to 7 लोब्ड न्यूक्लियस में पाया जाता है। इसकी साइटोप्लाज्म की कंपैरिजन में इनमें ग्रैन्युल्स लार्जर कंटेंट शेप स्मॉल शेप बट ग्रेटर अमाउंट में होता है। इनकी जो ग्रैन्युल्स है, ये ग्रैन्युल्स कंसीडरेशन में बहुत ज़्यादा नंबर में होता है, पर छोटी छोटी आकार में होता है। ओके, और इनका ग्रैन्युल्स का इनके अंदर होने का रोल क्या है? क्यों ग्रैन्युल्स प्रेजेंट है? तो यही ग्रैन्युल्स जिस समय में इनका एक एक्टिव रोल प्ले हो जाता है इम्यूनिटी के तहत या मे बी रेजिस्टेंसी के तहत, तो उस समय में इनके अंदर की ये ग्रैन्युल्स खास तरह की प्रोटीन्स को सिक्रीट करना शुरू कर देती है, इस सेल्स को एक्टिव करना शुरू कर देती है और उसके अनुसार वो सिक्रीशन सिक्रीट करेगी और उस तरीके से इनके शरीर में रोल प्ले करना शुरू हो जाएगा। चलो, मे बी बेसोफिल्स में न्यूक्लियस देखो हमें कैसे नजर आ रहा है। ये बायलोब्ड में है, यस कैसी है? बायलोब्ड में है, लेकिन एक लोब एक डायरेक्शन में होगी तो दूसरी लोब अचानक से ट्विस्ट हो जाएगी। इमेजिन टू एस शेप में नजर आ रहा है, तो इसे ट्विस्टेड न्यूक्लियस कहा जाता है। बायलोब्ड बट इट इज एन ट्विस्टेड बायलोब्ड न्यूक्लियस, इसी की वजह से ये पहचान में आता है। ओके, और इनके अंदर जब साइटोप्लाज्म की कंटेंट में देखा जाता है तो जो ग्रैन्युल्स है, ग्रैन्युल्स फ्यू है, इनकी कंपैरिजन में कम नजर आ रहे हैं। यस, और कैसे है? लार्जर इन साइज, आकार से बड़े। ओके, चलो एसिडोफिल्स की बात करते हैं। तो इनमें भी बायलोब्ड न्यूक्लियस होता है, लेकिन ये बायलोब्ड जस्ट एक लीनियर पेयर में होता है, यानी एक न्यूक्लियस अपने आप में इस तरीके से छोटे से टुकड़े से जस्ट डिवाइड होकर बड़े से टुकड़े में ऐसे नजर आता है। तो इसी की एसिडोफिल्स की न्यूक्लियस की पहचान यही है, ये ट्विस्टिंग में नहीं जाता, ये अपने आप में लीनियर पेयर में होता है। सो साइटोप्लाज्म में देखते हैं तो साइटोप्लाज्म की कंसिस्टेंसी और ग्रैन्युल्स की कंसिस्टेंसी इवन होती है, जिसमें ना ज़्यादा होती है ना कम होती है। तो इनमें बहुत ज़्यादा भी बहुत कम भी नहीं, साइटोप्लाज्म और ग्रैन्युल्स एक दूसरे की तुलनात्मक कंपैरिजन में सिमिलरिटीज में होती है। चलो, इतना नजर आया है। फिर इलेक्ट्रॉन बात करते हैं, सेकेंडरी टाइप ऑफ द डब्ल्यूबीसी, जिसे अग्रैनुलोसाइट्स, जिनकी साइटोप्लाज्म में ग्रैन्युल्स नहीं होते। अगर आपको कॉन्सेप्ट डायग्राम से समझ में आ रहा है तो आप इसके ऊपर से इसकी डिफरेंस बिटवीन भी तय कर सकते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन अब इनमें 2 प्रकार की पाई जाती है। कंसीडर दैट वन हु कॉल्ड एज टू बी द लिम्फोसाइट्स, ये फिर से 2 टाइप्स में पाए जाते हैं। एक कहा जाता है लिम्फोसाइट्स और दूसरी कहा जाता है मोनोसाइट्स। ये बहुत ही सरल है इन्हें पहचाना। कैसे? देखो, मैंने शेप भी कहीं पर डिनोट किया है,
ये तीनों नियरली एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली सबसे छोटी होती है लिम्फोसाइट्स और कंपैरेटिवली सबसे बड़ी होती है मोनोसाइट्स। ये उसकी पहचान है। कंसीडर दैट जब हम लोग ब्लड से सिर्फ WBCs को डिराइव करते हैं और मे बी ऑब्जर्व करते इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और मे बी द डिजिटल माइक्रोस्कोप में, तो उस समय में ये अपने आप में हमें इसकी खास बेस की शेप एंड साइज न्यूक्लियस के आधार पर ही पहचानी जाती है। तो लिम्फोसाइट सबसे आकार में छोटी मानी जाती है, ओके। और दूसरी इसकी पहचान किसका जो न्यूक्लियस होता है वो स्फेरिकल होता है, लेकिन कंपैरेटिवली इसकी सेल की आकार में इन कंपैरेटिवली न्यूक्लियस 3/4 होता है। कितना होता है? 3/4, यानी उसकी सेल के आकार में साइटोप्लाज्म की कंसिस्टेंसी में इसका न्यूक्लियस 3 गुना बड़ा होता है, यानी सिर्फ 1/4 क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। उसकी बात करते हैं तो मे बी में ग्रैन्युल्स नहीं है साइटोप्लाज्म में, पर मोनोसाइट्स सबसे आकार में सबसे बड़ी मानी जाती है, सबसे आकार में बड़ी WBC होती है। और इसके शरीर में इसका जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, तो वो मे बी कंसिडर दैट हमारी इमेजिनेशन किडनी शेप बताए हमें, एक तरफ से कर्व नेचर की होती है बाइकॉन्केव जैसे, और दूसरी तरफ से थोड़ी सी इंटरनल कर्विंग से होती है, तो जिसे बीन शेप यानी शेंग का जो दाना बोलते हैं उसके आकार में वो नजर आती है। तो मे बी न्यूक्लियस इज इन अ किडनी और द बीन शेप न्यूक्लियस। चलो ये उनकी क्या होगी? पहचान होगी फ्रॉम द डायग्रामेटिक स्केच से, ठीक है, ओके। लेटर ऑन इसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कल हम RBCs के बारे में डिस्कस कर चुके थे कि RBCs पर कई सारे ऐसे क्वेश्चंस ईच एंड एवरी सेंटेंस पर अराइज होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी अराइज होते हैं, ओके। WBC साइंटिफिकली कॉल्ड एज टू बी द ल्यूकोसाइट्स। क्यों ल्यूकोसाइट्स? तो हमने कहा कि साइट्स यानी साइंटिफिकली सेल्स को साइट कहा जाता है। ल्यूको क्यों? तो इसके अंदर ऐसी ही फूड ग्रेडिएंट्स न्यूट्रिएंट्स भरी होती है जिन्हें ल्यूकोज कहा जाता है, और जिसे इस्तेमाल करके हाइड्रोलाइज करके जिससे हमारी बॉडी में क्या की जाएगी? रेजिस्टेंसी क्रिएट की जाएगी या इम्यूनिटी बरकरार रखी जाएगी, इम्यूनिटी क्रिएट की जाएगी, या इम्यून सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। सो मे बी ल्यूकोसाइट्स आर कलरलेस, इनमें कोई ओन कलर, पहले खुद का कोई कलर नहीं होता, इस वजह से मे बी इमेजिन कुछ लोगों ने इसे वाइट भी बोल दिया, इस वजह से हम कॉमनली वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। देन ये न्यूक्लिएटेड होता है। RBCs और WBCs का अगर डिफरेंस बिटवीन निकालते तो देखो ये छोटी छोटी पॉइंट्स डिफरेंस कर लेती उन दोनों में। देन अमीबॉइड सेल्स होती है। अमीबॉइड का मतलब क्या है? ये अपने आप में अचानक से, अमीबा कैसे जानते हैं हम लोग? अगर कोई इस तरीके से हम अमीबा निकालते हैं रेगुलर शेप में, राइट, इस तरीके से ये उसकी क्या होती है? न्यूक्लियस। लेकिन इसे भी एक अमीबॉइड मूवमेंट होती है। कैसे? तो ये अपनी कुछ छोर को, बॉडी छोर को इस तरीके से पोर्स जैसा बना लेता है ना, आपको पता, लाइक दिस, और इसके सहारे वो क्या करता है? चलना शुरू कर देता है, मूव करना शुरू कर देता है। अदरवाइज किसी को वो कपलाइक बना लेता है। अगर कोई खाना पानी से एंटर कर रहा है लाइक दिस, तो इसे वो उड़ेल देता है अंदर में, फिर से अपनी बॉडी को इंटैक्ट कर देता है। फिर से अगर काम नहीं है तो एज इट इज अपने एक खास तरह की प्रॉपर शेप एंड साइज में रिगेन हो जाता है। कंसीडर दैट। तो बिल्कुल उसी तरीके से इनमें से कुछ ऐसी WBC जिनमें न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, इनमें वो खास तरह की एबिलिटी है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, यानी ये भी अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं, चल फिर सकते हैं। मोटाइल कहलाई जाती, ओके। तो इनकी इस खास तरह की मोटिलिटी की बेस पर दे आर टू बी जस्ट एस्केप, और में भी कहा जाता है दे आर टू बी जस्ट रन फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम और ऊज आउट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स। कभी कभी अचानक से ये हमारी रक्त नलिकाओं से भाग जाती है और किसी ऑर्गन में जाके अपने आप को जिसे बोलेंगे सेटल कर लेती है, या किसी ऑर्गन टिश्यू में जाके वो अपने आप को छुपा देती है। तो में भी कहा जाता है कि दीज आर टू बी जस्ट एस्केप फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम with the help of through just an amoeboid movement, so such a process is called the pedogenesis। दिया है उसने, या अदरवाइज में भी इट इज है ना डायपेडेसिस। डायपेडेसिस का मतलब अपनी पोर्स के आधार पर सिस यानी एक प्रोसेसिंग करती है, जिसके कंसिडरेशन में कहा जाता है ड्यू टू देयर अमीबॉइड मूवमेंट दे कैन मूव आउट ऑफ द कैपिलरी
walls या अदरवाइज में बी द ब्लड कैपिलरीज और द ब्लड वेसल्स कि ब्लड वेसल से या कैपिलरी वॉल से वो खुद ब खुद चल फिर के उस ब्लड स्ट्रीम से बहते हुए खून से वो खुद ब खुद मूव कर जाती है, भाग जाती है, एस्केप हो जाती है, सो कॉल्ड डायपेडेसिस। देन नॉर्मल पर्सन में कहा जाता है इसका नंबरिंग नियरली एज द 5000 टू 11000। रेशियो को चेंज कर लिए, कई नोट्स में सिर्फ आपको 5000 टू 7000 ही मिलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 5000 इज बेसिक नंबर है, तो 5000 टू 11000 कहा जाता है WBCs पर मिलीमीटर क्यूबिक ब्लड। देन अगर ये डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, तो वही ल्यूकोपेनिया कहा जाता है। और ल्यूकोपेनिया कब होता है, हम बोलते हैं कोई डिसीज डिसऑर्डर इन्फेक्शन होती है हमारे बॉडी में, तो उस समय में हमारी इम्यूनिटी कम होती है, रेजिस्टेंस ही कम होती है, बॉडी वीक होती है, बराबर है मे भी, तो उस समय में कंसिडर दैट हमारी WBC ही ड्रॉप डाउन होती है। अगर ऐसी कंडीशन में, जिस कंडीशन में हमारी बॉडी की WBC ड्रॉप डाउन होती है, कम होती है, डिक्रीज होती है, तो उस समय हमारी बॉडी ल्यूकोपेनिया से सफ़र कर रही होती है। ओके, कहा जाता है सपोज टू बी पर्सन में बी सफरर फ्रॉम सम ऑफ द इन्फेक्शियस सीरियस डिसीज में बी HIV एड्स और TB, ऐसे जो बड़े कैंसर अल्सो, ऐसी बहुत सी ऐसी जो सीरियस डिसीज़ है, डिसऑर्डर्स है, अगर बॉडी इनसे सफ़र करती है ऐसे डिसीज से, तो उस समय में कंसिडरेशन हमारी बॉडी की इम्यूनिटी यानी WBC ड्रॉप डाउन हो चुकी होती है। ओके, कभी कभी अचानक में, हाँ कहा गया है कि कभी कुछ एक्सपोज रेडिएशन यानी जहाँ पर बहुत ज़्यादा तीव्र रेज है, सन रेज पड़ते हैं, जैसे हमने सुना है कि दिल्ली है या ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ पर ओजोन का जो लेयर है, छतरी जैसे बोलते हैं, तो ओजोन का लेयर फट चुका है और वहाँ से सीधा डायरेक्ट सन की रेडिएशन हमारी अर्थ पर आती है, और ऐसे लोग पूरे अपने आप को कोट करके पूरा शरीर को छुपा के ऐसे गाउन वगैरह पहन के बाहर निकलते हैं, बुरखे जिसे हमने सुना है, ऐसे कुछ जिसके आधार पर अपनी स्किन को छुपाते, पर अगर कोई ऐसे है डायरेक्ट उस सनराइज में जलते उनकी स्किन जलना शुरू हो जाती, तो ऐसे इसमें भी हमारी ब्लड पर असर होती है और उसमें सबसे पहले WBCs ही कम होना शुरू हो जाती है। में भी कहा जाता है कभी कभी शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह जब लगता है तो ऐसी कंडीशन में भी खून जलता है बोलते इलेक्ट्रिक शॉक से, तो उस समय में हमारी ब्लड की वॉल्यूम कम हो जाती है उस इलेक्ट्रिक शॉक से, तो उस समय सबसे पहले हमारी इस ब्लड की कंटेंसी में सबसे पहले अगर कम होता है तो कौन कम होता है, WBCs कम होती है, यानी जल्दी डेथ कॉज कर जाती है। कहा जाता है कि कभी कभी प्रेगनेंसी के दौरान या में भी न्यूबॉर्न बेबीज़ में WBCs कम पाई जाती है। इस वजह से देखिए जब न्यूबॉर्न बेबी आते हैं तो बहुत डेलिकेट होता है, बहुत नाजुक होता है, उसे बाहर के एनवायरनमेंट में नहीं ले जाते, तरह तरह के वातावरण में नहीं घुमाते, क्यों, तो में भी उनमें WBCs पहले कम होती है। और जब वो माँ का जो 2 और 3 दिन का पहला शुरुआत का जो दूध होता है उसे दूध नहीं कोलोस्ट्रम बोलते हैं, ये कोलोस्ट्रम पीता है, या अगर जिस बच्चे को ये कोलोस्ट्रम मिल जाए तो उसकी हेल्थ बहुत जल्दी क्या बोलेंगे संभल जाती है, या उसकी बॉडी में बहुत जल्दी इम्यूनिटी आती है, क्योंकि उसकी बॉडी में खुद WBCs रेजिस्टेंसी के लिए पहले से ही प्रेजेंट नहीं होती, कम होती है। पर जैसे ये कोलोस्ट्रम पीता है तो उस कोलोस्ट्रम में मिल्क नहीं, प्रोटीन्स नहीं, सबसे ज़्यादा एंटीबॉडीज, रेडीमेड एंटीबॉडीज माँ की शरीर से डायरेक्टली उसकी जैसे मेडिसिन लेते और हम लोग इम्यून फील करते, स्ट्रॉन्ग फील करते, बिल्कुल उसी तरीके से बनी बनाए रेडीमेड एंटीबॉडीज माँ की उस कोलोस्ट्रम से सीधा बच्चे को जन्म देते ही दी जाती है। स्वास्थ्य तो में भी कहा जाता है कि न्यू बॉर्न बेबीज में भी कम होती है, पर अचानक से कभी कभी अनकंट्रोल इंक्रीज होता है। अनकंट्रोल इंक्रीज का मतलब क्या है, कुछ ऐसे पर्सन है जिस पर्सन में डाइट की वजह से, डिसीज की वजह से, या कुछ एबनॉर्मलिटी की वजह से, या हार्मोनल इफ्लक्स की वजह से, इन्फ्लुएंसी की वजह से, या एंजाइम्स की इन्फ्लुएंसी की वजह से ऐसे नंबर ऑफ चेंजेस उसकी बॉडी में शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से RBCs और प्लेटलेट्स की कंपैरिजन में अचानक से अनकंट्रोल्ड WBCs कितनी चाहिए, सिर्फ 5000 ये अकॉर्डिंग टू 7000 या मे बी कंसिडर टू 11000, चलो 12000, चलो 15000, पर मिलियन में बन गए तो लैक्स में बन गए तो इट इज एन एबनॉर्मलिटी, बराबर है। तो उस समय में कहा जाता है कि इस तरीके से अगर अनकंट्रोल इंक्रीज इन नंबर ऑफ WBCs हो जाए तो उसे ब्लड कैंसर बोल सकते हैं, कॉल्ड एज द ल्यूकेमिया। और
अगर अचानक किसी की बॉडी में टेम्पररी इंक्रीज यानी कुछ दवा ले रहे, टायर्ड पड़ गई है और अचानक से कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए उसके शरीर में WBC जस्ट 11,000 से इंक्रीज हो रही है 12,000, 15,000, सो सच अ कंडीशन ऑफ बॉडी इज द ल्यूकोसाइटोसिस। पर फिर से हमारी इम्यूनिटी के तहत फिर से हमारी बॉडी उसे नॉर्मल रेशियो पर 5,000 to 11,000 ले आती है। सो देन में भी WBC हमारी बॉडी में कौन सा रोल प्ले करता है? डिफेंस, यानी हमारे बॉडी को बचाव करता है, हमारे बॉडी सेल्स को किसी इन्फेक्शन से, जिसे कहा जाता है कि प्रॉपरली ये डिफेंस मैकेनिज्म शो करता है, जिसे हम हमारे ओन वर्ड में रेजिस्टेंसी कहते हैं या इम्यूनिटी कहते हैं। सो रोग प्रतिकार शक्ति जो हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करती है। सो फिर टाइप्स ऑफ WBCs में बी कॉल्ड एज WBCs आर पॉलीमॉर्फ्स। यस, देखा हमने कितने स्वरूप में हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, 5 तरह की। मे बी कंसिडर टू समटाइम्स 6 टाइप्स। कैसे? तो यही लिम्फोसाइट्स फिर से 2 प्रकार में डिवाइड हो जाती है। एक कही जाती है बी लिम्फोसाइट्स और ये कही जाती है टी लिम्फोसाइट्स, अकॉर्डिंग टू नेचर, जिस समय में जैसी ज़रूरत होती है। सो ये सेलुलर इम्यूनिटी शो करती है, ये हमारी ह्यूमरल इम्यूनिटी शो करती है। सेलुलर यानी सेल में एंटीबॉडीज बना के सेल को बचाती है और ये हमारे बॉडी में जन्म से सक्रिय हो जाती है और ये हमारी बॉडी को छोटे से भी इन्फेक्शन को, टॉक्सिन्स को या किसी चीज़ को जल्दी डिटेक्ट करके उन्हें किल करने की कोशिश करती है। ह्यूमरल आत्मिक 24 आवर्स हमारे शरीर में होती है, ये जब ज़रूरत पड़ती है तब एंटीबॉडीज बनाती किसी की अगेंस्ट। सो तो मे बी ग्रैनुलोसाइट्स और द अग्रैनुलोसाइट्स 2 डिवाइडेड ग्रुप में बढ़ जाती है। तो इनमें से फिर से कहा जाता है कि ये पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स कहलाई जाती है। कौन? ग्रैनुलोसाइट्स। क्यों? क्योंकि इनकी कंपैरिजन में ये तीनों बहुत ही डिफरेंशियल होती है। इनकी कंपैरिजन में, अग्रैनुलोसाइट्स की कंपैरिजन में ये पॉलीमॉर्फ, मच मोर पॉलीमॉर्फ में देखी जाती है। तो इस वजह से इन्हें कंसिडरेशन में PMN यानी पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। क्यों? तो इनका न्यूक्लियस पॉलीमॉर्फिज्म में, क्योंकि इनका न्यूक्लियस पॉलीमॉर्फिज्म है। ये इसका न्यूक्लियस कुछ और है, इसका न्यूक्लियस कुछ और तरह का है, इसका न्यूक्लियस कुछ और तरह का है। सो कंसिडर दैट पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स और ल्यूकोसाइट्स। ओके, देन इनकी न्यूक्लियस लोबुलेटेड होती है, डिफरेंट शेप्स में होती है। ये जिस समय में हमारी बोन मैरो यानी एडल्ट में बोन मैरो में जन्म लेती है और स्मॉलेस्ट चाइल्ड या फीटस में स्प्लीन में, लिवर में जन्म लेती है। पर कहा जाता है कि बोन मैरो, मैंने पहले ही कहा था डिस्कस करते समय कि बोन मैरो में भी डिवाइडेड इज इन 2 टाइप्स, रेड बोन मैरो एंड वाइट बोन मैरो। तो वाइट बोन मैरो में WBCs बनाई जाती है जहाँ पर रेड कलर रेस्पिरेटरी पिगमेंट को सिंथेसिस नहीं किया जाता। देन उस बोन मैरो या जिन्हें स्टेम सेल्स कहेंगे हमारे शरीर की, जो माइलॉइड कहलाई जाती है। माइलॉइड का मतलब होता है जस्ट सॉफ्टन एंड मस्कुलर टाइप की ऐसी स्टेम सेल्स होती है जिनमें ये जन्म लेती है। देन कहा जाता है कि ग्रैनुलोसाइट्स कंपैरिजन में 100% WBCs अगर हम काउंट करते हैं तो उसमें से 72% कौन होती है? ग्रैनुलोसाइट्स। फिर से ये अपने आप में अलग अलग तरह की सिक्रेटरी वेसिकल्स, जिसे हमने नाम दिया है ग्रैन्यूल्स, उनके अंदर होती है। इस वजह से इन्हें सिक्रेटरी वेसिकल्स भी कहा जाता है। वेसिकल्स यानी छोटी छोटी सेल्स, बर्तन जो शायद ब्लड में कुछ सिक्रीट करती है, इस वजह से सिक्रेटरी वेसिकल्स या वेरियस सिक्रीशंस और एंजाइम सिक्रीट करती हैं। देन स्टेनिंग प्रॉपर्टी पर इनके 3 प्रकार माने जाते हैं, 3 डिवाइडेड ग्रुप माने जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड एसिडोफिल्स। देन न्यूट्रोफिल्स की बात करते तो इनमें ग्रैन्यूल्स, डायग्रामेटिक स्केच में हमने बता दिया, इनमें ग्रैन्यूल्स बहुत ही सूक्ष्म छोटे आकार के पर बहुत ज़्यादा होते हैं और पूरी तरीके से साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड, फैले होते, एक जगह जमा नहीं होते। न्यूट्रल डाई से स्टेन होता है, इस वजह से इन्हें न्यूट्रोफिल्स। अगर सपोज टू बी ब्लड में से सारे ग्रैनुलोसाइट्स निकाल दे तो उन सारे ग्रैनुलोसाइट्स में से सबसे ज़्यादा नंबरिंग में कौन होते हैं? न्यूट्रोफिल्स। कितने होते हैं? 70%। देन दिस सेल्स आर स्फेरिकल होती है, न्यूक्लियस सेवरल लोब 2 to 7 लोब माना जाता है। ये अमीबॉइड मूवमेंट शो करती है, फैगोसाइटोसिस करती है, यानी
अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हमारे शरीर में आता है तो इसे डिटेक्ट करके ये उसे धीरे धीरे अपने साथ बाइंड कर लेती है, खाना शुरू कर देती। फैगिंग पढ़ चुके हैं हम लोग पहले भी, बैक्टीरियोफेज में, याद है आपको? फैगिंग करना यानी खा लेना। तो ये फैगिंग करने वाली है, इस वजह से ये कौन सी प्रोसेस शो करती है? फैगोसाइटोसिस। ओके, देन मे बी दे रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रॉइंग पैथोजेंस, वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या पैथोजन विषाणु या कुछ ऐसे हमारे शरीर में आते हैं जो हमारी शरीर को पैथोजेनिक इन्फेक्शन दे सकते हैं, तो उन्हें डिस्ट्रॉय करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। देन इनसे ही अगर जिस समय में हमारा इन्फेक्शन डिलीट करता है या हमारे शरीर से इन पैथोजेंस को वो कम करता है, तो उस समय में एक पस नाम से हम बोलते हैं ना, हमें फोड़ा फुंसी कुछ इंजरी हो गया और उससे पस निकल रहा है, वो पस का मतलब क्या होता है? तो कभी कभी इन चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से इन पैथोजेंस को या इन बैक्टीरियाज को, इन्फेक्टिव एजेंट्स को वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता, तो एक तरह के खास सिक्रीशन के साथ इन्हें कोट कर लेता है और शरीर से बाहर निकालना शुरू कर देता है, जिसे हम पस नाम देते हैं। तो एक्चुअली इस पस को जब डिटेक्ट किया गया तो उसमें क्या क्या पाया गया? पस इज अ मिक्सचर ऑफ द डेड न्यूट्रोफिल्स, डैमेज टिश्यूज एंड द डेड माइक्रोब्स। उनमें मरी हुई माइक्रोब्स भी है, पैथोजेंस, उनमें हमारी डैमेज टिश्यूज भी होती है जो कट फट चुकी है, और उसके अलावा कुछ ऐसी न्यूट्रोफिल जो इन्हें किल करते करते खुद भी कोलैप्स हो जाती है, डेड हो जाती है, वो भी। चलो, दूसरा प्रकार है बेसोफिल्स। इन बेसोफिल्स को साइनोफिल्स भी कहा जाता है। ये इनमें फ्यू ग्रैन्यूल्स लेकिन लार्ज साइज की होती है, डायग्रामेटिक स्केच में हम देख रहे हैं। देन ये हमेशा बेसिक स्टेन मिथिलिन ब्लू से ही स्टेन की जाती है, सो ब्लू कलर में अपीयर होती है, इस वजह से इन्हें बेसोफिल्स। बेसोफिल्स नॉन फैगोसाइटिक होती है, ये किसी को डिटेक्ट करके खाती नहीं। ये क्या कर सकती है? इसका भी एक स्पेसिफिक रोल है हमारे बॉडी में। देखो ये हमें कैसे बचाती है। सो ये स्मॉल साइज की स्फेरिकल सेल्स होती है, पूरे ब्लड में, पूरी ग्रैनुलोसाइट्स में अगर निकाल दें इन्हें तीनों में, तो तीनों में ये सिर्फ 0.5 to 1% ही मानी जाती है। और में भी न्यूक्लियस इसका ट्विस्टेड होता है बायलॉग होने के बाद भी, और इन्फेक्टेड है और एलर्जिक कंडीशन में ये अपना नंबरिंग ज़्यादा से ज़्यादा बनाना शुरू करती। क्यों? तो मे भी उस समय में ये हीपैरिन इज द एंटीकोएगुलेंट, ये 24 आवर्स में भी हमारी ब्लड में हीपैरिन सिक्रेट करता है, जिसकी वजह से हमारी ब्लड वेसल्स में ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता। दूसरा, हिस्टामाइन, अगर कोई एलर्जी होती है, इन्फेक्शन होता है, तो देखो हमें इंटरनली कुछ दर्द होता है या अदरवाइज स्किन के ऊपर बाहरी सतह पर तो खुजली आती है। किस वजह से? इन्फ्लेमेशन, खुजाना, या कभी कभी कहीं पर अचानक से हमें महसूस होता है कि यहाँ कुछ दर्द कर रहा है, क्यों कर रहा है वो भी नहीं पता, क्या कुछ लगा था या कुछ हुआ या फोड़ा निकल रहा है या कुछ सूजन आ गई अचानक से, तो हमेशा महसूस होता है कि कुछ तो है, कुछ तो महसूस हो रहा है, फीलिंग्स हो रही है। तो किस वजह से? तो ये जो बेसोफिल्स होती है उस समय में हिस्टामाइन सिक्रेट करना शुरू कर देती है। ये उस समय में सेंसेस करती है कि हमारे बॉडी में कुछ तो उथल पुथल हुई है, कुछ तो चेंजेस हुए, कुछ तो इन्फेक्शन हुई, कुछ तो डैमेज हुआ है, इंजुरी हुई है, उसे सेंसेशन दिलाने के लिए हमारी बॉडी में उस समय ये खुद से हिस्टामाइन सिक्रेट करती है, जिसमें इंटरनल दर्द महसूस होता है या एक्सटर्नल दर्द महसूस होता है, पेन महसूस होता है या खुजली महसूस होती है। देन सेरोटोनिन क्या करता है? सेरोटोनिन एक लोकल वैजो कंस्ट्रिक्टर कहलाया जाता है। वैजो कंस्ट्रिक्टर का मतलब वेसल को कंस्ट्रिक्ट करने वाला। ब्लड कब फ्लो होगा? क्या हमारे शरीर में कोई एक मशीन है जिसे हम ऑन कर देते हैं इलेक्ट्रिकली और प्रेशर क्रिएट करता है और ब्लड को फिर एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह से चौथी जगह घुमाता है? नहीं। हमारे शरीर में ऐसा मैकेनिज्म किसकी वजह से है? तो सेरोटोनिन वैसोकंस्ट्रिक्टर, ये बार बार सिक्रेट किए जाते हैं जब इसका रेशो कम हो जाता है, जिसकी वजह से खास तरीके से इन ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट किया जाता है, नैरो किया जाता है, जिसकी वजह से आने वाला ब्लड जब वैसे आता है तो टकरा के प्रेशर क्रिएट करता है और फिर से आगे चला जाता है। सो कॉल्ड एज टू बी द वैसोकंस्ट्रिक्टर। चलो, यानी बेसोफिल्स का भी हमारी बॉडी में एक स्पेसिफिक रोल है। देन इओसिनोफिल्स, इन्हें एसिडोफिल्स भी कहते हैं। इनमें लाइसोसोमल ग्रैन्यूल्स ज़्यादा होती हैं जो कि रेड कलर एसिडिक स्टेन इओसिन से रंगी जाती है, जिसकी वजह से इसे रेड कलर अपीयर होता है, स्लाइटली पिंकिश या रेडिश भी बोलते हैं। ये हमारी पूरी ग्रैनुलोसाइट्स में WBCs में 1 to only 3% में होती है। इसका न्यूक्लियस बाइलोब्ड होता है पर सिमिलर पेयर में होता है, ट्विस्टेड में नहीं होता।
ये डिस्ट्रॉय करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बाय फैगोसाइटोसिस। यस, हमारे बॉडी में कोई बैक्टीरिया एंटीजन आई है, उसे एंटीबॉडीज अगर बना चुके हैं बी लिम्फोसाइट्स, तो ये एंटीबॉडीज उसे जकड़ लेती है अपने साथ। लेकिन जैसे जकड़ लेती है तो ये जो इओसिनोफिल्स ये एक्टिव हो जाती है, सक्रिय हो जाती है और उन्हें खाने उनके पास दौड़ पड़ती है। सो तो मे बी फैगोसाइटोसिस यानी खाना, इन दोनों की कॉम्प्लेक्स बन चुकी है। इन दोनों ने यानी एंटीबॉडी ने एंटीजन को, बैक्टीरिया को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, इन्फेक्टिव एजेंट को जकड़ लिया। उन्हें किल कौन करेगा, उन्हें सफाया कौन करेगा हमारी ब्लड से, हमारी बॉडी से, तो कौन करेगा, इओसिनोफिल्स करेंगे। Then consider that their number increase in allergic condition and they show antihistaminic property। देखो हमारे शरीर में खुजली आती है, मैंने कहा हिस्टामाइन से, तो क्या 24 आवर खुजाती रहती खुजली आती नहीं, कुछ देर बाद अपने आप खुजली मिट जाती है बिना खुजाए। कंसीडर या कुछ देर बाद अभी पेन कर रहा था, पेन फिर से स्लो डाउन हो जाता है, कुछ देर बाद फिर से पेन बढ़ जाता है, फिर से कुछ देर बाद पेन स्लो डाउन हो जाता है, बराबर है। कभी कभी तो महसूस भी नहीं होता, कुछ घंटों बाद फिर से पेन होना शुरू हो जाता है। तो मे भी उस समय में ये एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टी शो करता है, यानी एंटी हिस्टामाइन, हिस्टामाइन के अगेंस्ट में एक ऐसा सिक्रीशन सिक्रीट करता है जिसकी वजह से खुजली या पेन को धीरे धीरे वो कम करते रहता है। सो मे बी दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन एज दे प्रोड्यूस एंटीटॉक्सिन्स। यानी अगर कोई ऐसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे शरीर में आए, पैथोजेंस, पॉइजन सिक्रीट करने वाले ने टॉक्सिक सिक्रीट करने वाले, तो उनका तो असर होना ही है, लेकिन उनके सिक्रीट की टॉक्सिन का भी तो असर हमारी इम्यूनिटी बॉडी पर होना है। तो उनकी सबसे पहले उनकी टॉक्सिन्स को वो क्या करते हैं, एंटीटॉक्सिन, डिटॉक्सिकेंट का रोल करते हैं, यानी डिटॉक्सिफाई करते हैं, उनकी टॉक्सिन्स को डिक्रीज करते हैं, किसी यूटिलाइजेबल यानी यूटिलाइज करने वाले सब्सटेंस में बदल देते हैं, यानी लेस टॉक्सिक में बदल देते हैं। सो देन पढ़ेंगे अग्रैनुलोसाइट्स में फिर से कहा जाता है कि इनमें ग्रैन्युल्स नहीं होती। पूरी WBCs में से पूरी ग्रैनुलोसाइट्स निकाल दें तो बची कुची जो भी होती है मानी जाती है। अगर ये 72% होती है तो ये कितनी होती है, नियरली एज द 28%। मे बी इनकी साइटोप्लाज्म में ग्रैन्युल्स नहीं होती, ये लिम्फॉइड स्टेम सेल से बनती है। किससे बनती है, लिम्फॉइड स्टेम सेल, यानी ऐसी बोन मैरो की सेल्स जिसमें लिम्फ बनाना शुरू करके सिंथेसाइज करके ऐसे स्टेम सेल में बनाई जाती है। ये माइटोसिस से एक में कई नंबर से बन सकती है, बदल सकती है, नंबरिंग बदल सकता है इनका। न्यूक्लियाई लार्ज साइज में होता है, तो कभी में भी लोबुलेटेड, यानी जिसमें हम बोलेंगे कि लोब में नॉट डिवाइडेड इनटू लोब, नॉट लोबुलेटेड में होती है। अदरवाइज लार्ज साइज में न्यूक्लियस होने के बाद भी पूरी तरीके से बिगर साइज ऑफ 3/4 में, अदरवाइज किडनी शेप में होता है, पर पूरी तरीके से लोब में छोटी छोटी डिवाइडेड पार्ट में ये बदलता, इनका न्यूक्लियस बदलता नहीं है, नॉट लोबुलेटेड। देन में भी 2 टाइप्स, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में भी स्मॉलेस्ट होती है और में भी कहा जाती है लार्ज स्फेरिकल न्यूक्लियस, जो कि 3/4 ऑफ न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म की कंपैरिजन में कंसिडर कर लेता है। अगर इन दोनों का परसेंटेज अगर हम WBCs का कंपैरिजन में देखते हैं तो 28% कंसिडर करते हैं 100% ऑफ अग्रैनुलोसाइट्स, तो उनमें इसका 25 to 30% होता है। बाकी सारे कौन होते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं। Then depending upon function it is of 2 types, B lymphocytes and the T lymphocytes। अगर बोन मैरो में जाके बुरसा कहा जाता है, छोटा सा टिश्यू होता है जिसे बुरसा कहा जाता है। कुछ साइंटिस्ट ने लिम्फोसाइट्स में से किसी छोटे से टिश्यू को, स्पेसिफिक रोल प्ले करने वाले छोटे से टिश्यू को बुरसा कहा, या अदरवाइज बी लिम्फोसाइट्स प्रॉपर बोन मैरो। इस बोन मैरो की इस बुरसा पार्ट में चली जाती है, बोन मैरो में ये WBC जाकर वहाँ से अपना रोल चेंज करके आती है, अपना स्वरूप बदल के आती, तो उस समय में यही लिम्फोसाइट्स बी लिम्फोसाइट्स कहलाई जाती है। और ये बी लिम्फोसाइट उसी समय में क्रिएट की जाती है लिम्फोसाइट से जिस समय में कोई मलेरिया का एजेंट हमारे शरीर में, टाइफाइड का आ गया, उसको किल करने के लिए उसके अगेंस्ट में ये एंटीबॉडीज बनाना शुरू करते हैं। तो बी लिम्फोसाइट मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबॉडीज प्रोडक्शन एंड शोन एज टू बी द सेलुलर ह्यूमिनिटी, या जिसे हम बोलते हैं कि एक तरह की अपने आप में हमारे शरीर की एंटीबॉडीज बनाने के बाद इम्यून रिस्पॉन्स देती है। देन T lymphocytes may be highly specific, B lymphocytes may be highly specific as antigen or antibody immunity।
एंटीजन एंटीबॉडी इम्यूनिटी भी इसे कहा जाता है। एंटीजन आते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स हमारे शरीर में आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आती है, इन्फेक्शन कॉज करने वाले कुछ ऐसे कॉजेटिव एजेंट्स आते हैं, तो उनके अगेंस्ट में ये एंटीबॉडी बनाती है। इस वजह से ये कौन सी इम्यूनिटी शो करती है? एंटीजन एंटीबॉडी इम्यूनिटी शो करती है। टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स जिस समय में लिम्फोसाइट बोन मैरो में बनती है, तो यही लिम्फोसाइट्स अपने आप में हमारे थाइमस, यहाँ पर छोटी सी एक मांस का चिथड़ा बोल सकते हैं, मांस का एक छोटा सा ट्रायंगुलर शेप में पार्ट होता है हार्ट के पिछले वाली कैविटी में, हार्ट की कैविटी की यहाँ पर इस तरीके से इलोंगेटेड पार्ट में, उसे थाइमस नाम दिया जाता है। ये थाइमस हमारी इम्यूनिटी को और बढ़ावा देता है। तो इस थाइमस में जब ये लिम्फोसाइट्स जाते हैं, उसमें बात करते उसकी सिक्रीशन में और परिपक्व हो जाते और मैच्योर हो जाते, उस समय में उससे जब निकलते और हमारे ब्लड में आते तो किस नाम से आते? टी लिम्फोसाइट, टी फॉर थाइमस और बी फॉर बोन मैरो और द बुर्सा स्वाइल। तो ये क्या करती है? ये हमारे शरीर में सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को शो करती है। फिर से ये जो टी लिम्फोसाइट्स है, ये फिर से अपने आप को अकॉर्डिंग टू फंक्शनल रोल, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ फंक्शनल रोल, अपने आप को कई तरह की टाइप में ढाल देते, बदल देते। टी सेल्स, किलर टी सेल्स, मेमोरी टी सेल्स और सप्रेसर टी सेल्स। टी सेल्स का मतलब है टी लिम्फोसाइट्स, ये हमारे शरीर में घूमते रहती है और कहाँ कौन आया है इसका सेंसेशन प्रोवाइड करती है। किलर टी सेल्स, जैसे पता चलता है कि यहाँ पर ऐसा कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आया है और वो उसकी रेजिस्टेंसी में नहीं संभल पा रहा है, तो झट वो किलर टी सेल्स को एक्टिव करती है और किलर टी सेल्स से उन्हें किल करती है, सो कॉल्ड एज द किलर टी सेल्स। मेमोरी टी सेल्स, कौन सा इन्फेक्शन आया है हमारी बॉडी में, क्या मलेरिया का कोई आया है, मलेरिया कॉज करने वाला या टाइफाइड कॉज करने वाला है, तो ये मेमोराइज करने वाले, यानी उनके पास मेमोरी, कहा जाता है उनके पास ऐसी मेमोरी है, ये टी सेल्स उन्हें पहचान सकता है और उसके अगेंस्ट में फिर बी लिम्फोसाइट को एक्टिव करता है, बी लिम्फोसाइट्स को सेंसेशन देता है, बी लिम्फोसाइट्स के उनके अगेंस्ट में क्या बनवाता है? एंटीबॉडीज बनवाता है, उन्हें खत्म करने की कोशिश करता है। देन सप्रेसर टी सेल्स, अगर एंटीबॉडीज इतनी बन रही है, वो तो खत्म हो गए मलेरिया वाले, मलेरिया कॉज करने वाले या टाइफाइड कॉज करने वाले जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आए थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आए थे, बैक्टीरिया आए थे, वो सारे खत्म हो गए, फिर भी एंटीबॉडीज बन ही रही है, हमारी बॉडी इतनी एक्टिव होगी कि बनती चली जा रही। इस वजह से कभी कभी हमारी इन सेल्स को वो खा सकती है, हमारी ये इम्यूनिटी हमारी बॉडी को खा सकती है। इस वजह से डॉक्टर जब कोई दवा देते तो एक कोर्स में देते हैं, लाइफ एंड तक लो नहीं बोलते, लाइफ एंड तक सिर्फ उन्हीं पर्सन को दी जाती है जो एक स्पेसिफिक रोल प्ले कर सके, यानी सीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी आफ्टर द 40-45 ईयर्स के बाद। पर मे भी हमारे जैसे ऐसे कुछ एक्टिव पर्सन में, एडल्ट में जिनकी हेल्थ अच्छी है, उनमें कुछ दिनों के लिए, क्योंकि इम्यूनिटी हमारी बस उतने दिन तक ही सक्रिय होनी चाहिए, ज़्यादा अगर बढ़ गई तो वो क्या करेगी? हमारी बॉडी सेल्स को खाना शुरू कर देगी। उस समय में ये जो टी लिम्फोसाइट्स है उन्हें बनाने को सप्रेस करती है, एंटीबॉडी ज़्यादा बनने नहीं देती, या अदर टाइप की टी लिम्फोसाइट्स ज़्यादा बनने नहीं देती, सप्रेस करती है। सो उस टाइम उस टी लिम्फोसाइट्स को क्या कहा जाता है? सप्रेसर टी सेल्स। चलो मे बी आगे पढ़ेंगे मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल WBCs। न्यूक्लियस इज लार्ज, बीन और किडनी शेप्ड माना जाता है। ये पूरे अग्रैनुलोसाइट्स में 3 to 5% मानी जाती है। मे बी इन WBCs सॉरी, और मे बी कंपैरेटिवली ये कंसिडर 75 to 70% मानी जाएगी। मोनोसाइट्स आर एक्टिवली मोटाइल, यस ये मोटाइल होती है, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड थ्रू घूमते फिरते रहते, डिटेक्ट करती रहती कहाँ कौन सा इन्फेक्शन आया है। ड्यू इज मैक्रोफेजेस। हाँ, मैक्रोफेजेस का मतलब है कभी कभी हमारे शरीर में बड़े बड़े आकार के प्रोटोजोन्स, एंटीमोइबा हिस्टोलाइटिका प्रोटोजोन है, प्रोटोजो अमीबा, बैरिमिशियम यूग्लिना कैसे होते आकार में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया की तुलना में वायरस के आकार में कैसे होते, बड़े होते हैं ना। तो ऐसे ही कुछ इन्फेक्शन कॉज करने वाले हमारे शरीर में जब बड़े बड़े आ जाते हैं तो उनको किल करने के लिए, उन्हें खाने के लिए ये सक्रिय हो जाती है और उनके ऊपर अटैक करके खाना शुरू कर देती है। तो उस समय इनका नाम क्या हो जाता है? मैक्रोफेजेस। दे आर मेनली फैगोसाइटिक, वही खाने का काम करती है। डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया बिगर साइज और मे बी डेड और डैमेज टिश्यू बाय फैगोसाइटोसिस। हमारे शरीर में इंटरनली अगर कभी कुछ टिश्यू डैमेज हो जाए, डेड हो जाए, तो उन्हें सफाया कौन करेगा?
हमारे बॉडी में उसका सफाया कौन करेगा? जैसे हम देखते हैं कि नेचर में कई सारे ऐसे एनिमल्स वगैरह जब मर जाती है, सड़ना शुरू होती है, तो दुर्गंधी आना शुरू हो जाती है और हमारे पूरे एनवायरनमेंट में डिसीजेस फैल सकती हैं। नहीं, कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जिन्हें हम वल्चर्स बोलते हैं, ये इन्हें खा खा के सड़ा गला मांस खाते हैं, इन्हें खा खा के सफाया कर लेते हैं, हमारी इस लैंड को, हमारी इस एनवायरनमेंट को और साफ सुथरा करते हैं। लाइक दैट हमारी बॉडी में भी अगर कोई ऐसे टिश्यूज डैमेज हो जाते, डेड हो जाते, तो बाद में वो क्या करेंगे? डिकम्पोज ही करेंगे, इन्फेक्शन कॉज करेंगे, कुछ टॉक्सिन्स अपने अंदर से सिक्रीशन सिक्रीट करेंगे जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकती है। तो ऐसे डेड एंड डैमेज टिश्यू को भी कौन खाता है? मोनोसाइट्स, फैगिंग कर लेता है, डिस्ट्रॉय कर लेता है। So in this way, maybe we have to discuss about the all WBCs.